हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथार्की सिंह। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 यानी साइंस से और साइंस में फिजिक्स से ही। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, ये सारी चर्चाएं हमने की, लेंस से रिलेटेड भी की। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है क्लास 10 साइंस यानी फिजिक्स से ही, वो है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? तो हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रिज्म आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो प्राचीन काल की है कि उस समय की बात है जब सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों का अपवर्तन कराया जा रहा था। तो कई साइंटिस्टों ने काफ़ी मेहनत करके कांच के अलग अलग टुकड़े या अलग अलग साइज की काट के लाइट उस पर लाइट को गिरा रहे थे। गिराने के उपरांत देखते थे कि उसकी 2 स्पेक्ट्राएं या 3 स्पेक्ट्राएं या 4 स्पेक्ट्राएं उस समय मिल रही थी। तो उस समय न्यूटन साहब यानी जो महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी देखा कि आखिर इसमें कुछ जरूर रहस्यमयी बातें हैं कि कोई 2 स्पेक्ट्रा निकालता है, कोई 3 स्पेक्ट्रा निकालता है। तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी एक प्रयास करते हैं। प्रयास करने के बाद उन्होंने एक ऐसा शेप काटा, ऐसा आकृति का काटा, एक कांच के सेक्शन से ऐसी आकृति निकाली और उसमें प्रकाश किरणों को गिराया। तो क्या देखा कि उसके अपवर्तन के पश्चात उसमें 7 स्पेक्ट्राएं मिली, यानी उस लाइट के 7 स्पेक्ट्राएं मिली। इसीलिए तब से ये बातें कही गई कि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो 7 रंगों का मिश्रण है। तो ये यहीं से कहानी शुरू होती है प्रिज्म की। इसीलिए प्रिज्म हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है या बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रिज्म क्यों नाम आया। तो जैसा कि न्यूटन साहब की दी हुई कॉन्सेप्ट है, तो प्रिज्म क्या होता है? जैसा कि हमने लिखा है कि प्रिज्म समान पारदर्शी माध्यम कांच का बना होता है जो 2 अपवर्तक पृष्ठों या यूं कहो कि समतल पृष्ठों से घिरा होता है, यानी प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म कांच का काटा गया एक सेक्शन है जिसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ या यूं कहो कि समतल पृष्ठ हैं, उससे कवर्ड होता है। वो भी होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मतलब कांच का है तो हर पॉइंट पे कांच की ही मटेरियल होगी, इसीलिए इसको समान पारदर्शी माध्यम कांच का माना गया या बना होता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था। तो इसमें आप देख रहे होंगे हमने सब डाला है अपवर्तक पृष्ठ या समतल पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ इसलिए कहा गया कि जब प्रकाश किरण वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जब भी प्रवेश करती है तो उनके जो सरफेसेस होते हैं जो 2 मीडियम को अलग करते हैं, इस उन्हीं को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो इसीलिए यानी असमतल पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ माना गया। यानी इसकी आकृति की अगर बात करें तो ये आपका त्रिभुजाकार है। ये मान लेते हैं ये है, बी है और सी है। ये प्रकाश किरण एक गई, ये इसकी कहानी है बेटा। तो ये आने वाली किरण जैसा कि आप जानते हो यानी श्वेत प्रकाश किरण या इसी को हम कहते हैं आपतित किरण। और ये दूसरे मीडियम में प्रवेश की यानी कांच में जैसा कि, इसीलिए इसका नाम अपवर्तित किरण। और ये आपकी किरण जो बाहर हुई है इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। ये तो ये जो सरफेस है यानी ए बी और ये ए सी, यही हमारा समतल पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बी जो है या ए सी जो है वो हमारा समतल पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ है। अब ऐसे सिचुएशन में क्यों है, यानी इधर का मीडियम आपका वायु है और इधर का मीडियम यानी स्वयं प्रिज्म यानी कांच का है। तो दोनों माध्यमों को अलग कर रही है ये ए बी भुजा, इसीलिए इसका या यूं को ये सरफेस ए बी 2 माध्यमों को अलग कर रहा है, इसीलिए इसका नाम अपवर्तक पृष्ठ या यूं कहो कि समतल पृष्ठ है। अब इसमें एक पॉइंट और भी उठता है कि इसमें प्रिज्म कोड यानी दूसरा पॉइंट है हमारा
यानी प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। तो यानी एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। दो, या यूं कहो कि हाँ, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कहते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो कोण ये आपका प्रिज्म कोण होगा, यानी ये कोण आपका प्रिज्म कोण कहलाएगा, प्रिज्म कोण। अब यहां से जो बातें उठती हैं कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जैसा कि स्नेल साहब ने बताया था कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम में हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे लेते हैं या अपवर्तनांक कैसे हम कितना होता है। तो जैसा कि क्लास 10th में इसका डेरिवेशन नहीं है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है या कैसे निकाला जाएगा, इसका डेरिवेशन हम इंटर में पढ़ेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड हमारे क्लास 10th में न्यूमेरिकल हैं और उसके फार्मूले हैं। तो आज हम इनके सिर्फ फार्मूले लिखेंगे, उसके आधार पर हम न्यूमेरिकल लगाना दिखाएंगे, कैसे न्यूमेरिकल इसके आधार पर लगाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र, तो ये होता है n बराबर साइन ये प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन ये बाई 2। ये हमेशा याद रखना है, जिससे प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम बड़ी आसानी से लगा सकें। तो इसमें जैसा n क्या है, अपवर्तनांक है, किसका है, प्रिज्म का, यानी यूं कहो कि कांच का, या हम कह सकते हैं ये Ng यानी y के सापेक्ष कांच यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक, साइन फंक्शन है, ये आपका प्रिज्म कोण है। डेल्टा m आपका विचलन कोण है। तो विचलन कोण क्या होता है, यानी आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस भी बिंदु पर काटती हैं, यानी मान लेते हैं m पॉइंट है और ये n पॉइंट है, ये p है, ये q है। तो हम कह सकते हैं कि n m q, n यानी n m q जो होगा हमारा वो विचलन कोण है, जिसको हम डेल्टा से लिखते हैं, यानी डेल्टा से। तो अब अगर हम परिभाषित करना चाहें कि विचलन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस भी बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु पर बना जो बहिष कोण है वही आपका प्रिज्म कोण कहलाता है। तो हम देख रहे हैं आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को बिंदु M पर काटती हैं। तो M पर जो बना बहिष कोण है, यानी यूं कहो कि एक्सटर्नल एंगल है, वही हमारा विचलन कोण है, यानी डेविएशन एंगल है, डेविएशन एंगल। तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं डेल्टा M, वो डेल्टा M मिनिमम डेविएशन एंगल है, यानी न्यूनतम विचलन कोण है। तो न्यूनतम विचलन कोण कैसे, किस पे डिपेंड करता है, तो कई राशियों पर निर्भर करता है। मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी पदार्थ की मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, आपतन कोण पे भी निर्भर करता है, यहाँ तक के कि आपतन कोण पे भी निर्भर करता है, यानी कई राशियों पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना है कि डेल्टा m आपका विचलन कोण है। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हम लगाएंगे, वो न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल इससे आते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रिज्म से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखेंगे कैसे लगाते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, जिससे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएं, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो जैसा कि एक छोटा सा क्वेश्चन कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है, यानी हम क्वेश्चन इस पे देखेंगे कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है। तो जैसा कि अभी हमने बताया, प्रिज्म कोण को हम ये से लिखते हैं, तो लिख सकते हैं गिवन दैट, यानी दिया है प्रिज्म कोण यानी ये बराबर 60 डिग्री, और दिया है
तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम से लिखते हैं, यानी 38 डिग्री है। फिर दिया है कि तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n बराबर पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हाँ, कुछ नोटिफिकेशन में भी दिया है कि साइन 49 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0.75, यानी जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इतना नोटिफिकेशन जरूर दिया रहेगा कि जिससे आप अगर छोटे छोटे इस टाइप की वैल्यू अगर नहीं पता है तो नोटिफिकेशन में दिया रहता है, वहां से हेल्प लेके आप इससे रिलेटेड सवाल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसा कि फार्मूला हम देख रहे हैं कि n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2, तो ये चीजें दी रखी हैं, n निकालना है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जैसा कि फार्मूला है हमारे पास, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। तो वैल्यू रख दीजिए। अब साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, डेल्टा एम 38 डिग्री और बाई 2 अपान साइन 60 बाई 2। सॉल्व करिए इसको, यानी n बराबर मिलेगा साइन 60 में 38 जोड़िए यानी 98 बाई 2 अपान साइन 30 डिग्री। तो साइन 49 अपान साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। सॉल्व करेंगे यानी तो बनेगा ये 2 ऊपर चला गया यानी 2 साइन 49 n इक्वल टू, तो n इक्वल टू 2 साइन 49, 2 साइन 49 की वैल्यू है 0.75 यानी 75 दूना 150 यानी 1.5 यानी n इक्वल टू 1.5। ये आपका आंसर था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड कहीं ये पूछा जाएगा, कहीं डेल्टा एम पूछा जाएगा, कहीं n पूछा जाएगा। जैसा कि हमने देखा है इस क्वेश्चन में देखा n पूछा जा रहा था तो n को निकाला भली बात, यानी n इक्वल टू 1.5 यानी स्प्रिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक जो बनेगा 1.5 ही बनेगा। इसी प्रकार जैसा हमने बताया कि किसी भी राशि को पूछा जा सकता है, यानी फ्रिंज कोण को भी, अल्पतम विचलन कोण को भी, किसी को भी पूछा जा सकता है। तो जैसा सिचुएशन होगा क्वेश्चन का उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ और बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे और आगे जो है इससे रिलेटेड और छोटी बड़ी बातें हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।